नमस्ते। ददरा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हमारी चर्चा व्यंजन संधि पर चल रही है। आज की कक्षा इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है कि आज की कक्षा में हम जिन शब्दों पर चर्चा करेंगे वह शब्द संधि के नियमों को तो छोड़िए, वह शब्द संधि के प्रकार के भी विषय में भ्रम उत्पन्न करते हैं। तो आइए हम लोग अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो आज हम लोगों के जो अध्ययन का बिंदु है वह है र की संधि। वह संधि किसके संबंध में है? वह संधि है र के संबंध में। तो र कहाँ होना चाहिए? तो जब प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में र हो तब उसकी संधि किस प्रकार से घटित होती है, इसके विषय में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण में र प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में एक स्वतंत्र शब्द के रूप में नहीं पाया जाता है। ऐसा कोई भी शब्द नहीं है कि जिसमें र स्वतंत्र शब्द हो और जिसके अंत में र आता हो और वह शब्द संधि करता हो, बल्कि र कहाँ पाया जाता है? यह अंतर र कहाँ पाया जाता है? तो र अंतर पुनर, यह दो अवयव हैं। पहला अवयव है अंतर, दूसरा अवयव है पुनर। इसके अंतिम में पाते हैं। यह दोनों क्या हैं? यह दोनों हैं अव्यय और उसके साथ ही दो उपसर्ग और हैं, वह हैं दूर और निर। तो र क्या है कि र अंतिम वर्ण के रूप में स्वतंत्र शब्द के रूप में नहीं पाया जाता, बल्कि यह अंतर पुनर जैसे अवयव तथा दुर्निर जैसे उपसर्ग के रूप में ही पाया जाता है। अंतर व पुनर एक अवयव है जिनका प्रयोग उपसर्ग के रूप में किया जाता है। अंतर व पुनर अवयव को लेकर के पुस्तकों में एक भ्रम की स्थिति बना दी गई है। यह अवयव मूल रूप में तो अंतर और पुनर है, लेकिन कुछ पुस्तकों में इन्हें अंतः और पुनः के रूप में माना गया है और इन्हें क्या किया गया है कि चूंकि इनके अंत में विसर्ग है तो इन्हें विसर्ग संधि के द्वारा इनसे शब्दों का संधि करा दिया गया, जो कि क्या है? पूर्णतया दोषपूर्ण है। र के पश्चात यदि, तो हम क्या समझ गए कि हमारा जो अव्यय है वह अंतर है और पुनर है, अंतः और पुनः नहीं है। उसी प्रकार पिछली कक्षा में हम लोग देखा था कि हमारे जो उपसर्ग हैं वह दुर है, निर है, दो है और निह नहीं है। अब देख लेते हैं हम लोगों को, चूंकि र की संधि करनी हुई तो हम लोग यहां देख लेते हैं कि र की संधि होती कब है। तो हम लोग किस पे चर्चा कर रहे हैं? तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं र की संधि। हम लोगों की चर्चा किस पे चल रही है? तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं र की संधि में। तो नियम क्या कहता है कि र के पश्चात यदि अघोष वर्ण आते हैं, उसमें भी क्या है कि र को लेकर, यानी र क्या है? एक सघोष व्यंजन है, तो र को लेकर र के पश्चात यदि अघोष वर्ण आते हैं तो र के पश्चात यदि अघोष वर्ण आते हैं तो र के पश्चात यदि अघोष वर्ण र को लेकर आते हैं तो संधि की क्रिया
संभव है। र के पश्चात घोष वर्ण आने पर केवल र के पश्चात घोष वर्ण आने पर संयोग होता है, संधि नहीं। हमारे जो अध्ययन का बिंदु है वह है आज र की संधि। तो हम लोग जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण में र प्रथम वर्ग के प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में किसी स्वतंत्र शब्द में नहीं आता है कि जो संधि की क्रिया करती हो। र केवल अंतर पुनर जैसे अव्यय में तथा दुर और निर जैसे उपसर्ग के रूप में ही पाया जाता है। अंतर व पुनर एक अव्यय है और जिनका उपयोग उपसर्ग की तरह किया जाता है। कुछ पुस्तकों में अंतर और पुनर उपसर्ग अव्यय है तो उपसर्ग के रूप में प्रयोग होता है। तो इन दोनों अंतर और पुनर अव्यय के रूप में भ्रम की स्थिति दी गई है और उन्हें अंतः और पुनः इन दो रूपों में मान करके ऐसे शब्द जिसमें अंतर और पुनर संयोग करते हैं उनको अंतः और पुनः मान करके क्या किया गया है कि विसर्ग संधि के द्वारा इनका संधि विच्छेद कर दिया जाता है, जो कि पूर्णतया दोषपूर्ण है। अब र 4 स्थितियों में पाया जाता है। पहला है अंतर के साथ, दूसरा है पुनर के साथ, तीसरा है दुर के साथ और चौथा है निर के साथ। यह तो हो गया प्रथम पद का, जिसमें प्रथम पद के अंतिम वर्ण में र आता है। दूसरी स्थिति क्या हो गई कि र की संधि कब होती है, तो र के पश्चात यदि अघोष वर्ण आते हो, यानी यदि द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण क्या होते हैं तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण क्या होते हैं, वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण क्या होते हैं, वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण तथा तीनों स यानी यह क्या होते हैं, यह अघोष होते हैं। यानी यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में र हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, वर्ग का प्रथम वर्ण हो सकता है, वर्ग का द्वितीय वर्ण हो सकता है तथा तीनों स में से कोई वर्ण हो सकता है, तो ही संधि की क्रिया होगी। और एक बात है कि र भी आ सकता है, र भी आने पर संधि की क्रिया हो गई। और यदि इसके अलावा कोई स्वर आता हो, वर्ग का तृतीय वर्ण आता हो, चतुर्थ वर्ण आता हो, पंचम वर्ण आता हो या अंतःस्थ व्यंजन आता हो या अथवा है आता हो, तो संधि की क्रिया र के साथ नहीं होगी। उम्मीद है यहां तक की बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हम इसको हटा देते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि र की संधि होने की कितनी स्थितियां बनती हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि र की संधि तब होगी कि जब र के पश्चात अघोष वर्ण आएगा, यानी वर्ग का प्रथम वर्ण आएगा या वर्ग का द्वितीय वर्ण आएगा या तीनों स में से आएगा, तो ही संधि होगी, अन्यथा क्या होगा, संयोग की क्रिया होगी। तो आइए अब हम लोग र की संधि के विषय में चर्चा कर लेते हैं। र की संधि के विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं, यहां लिख लेते हैं र की संधि होने की, र के संधि होने की दो स्थितियां हैं। र के संधि होने की दो स्थितियां बनती हैं। र की संधि करने की, होने की नहीं करने की, र की
संधि करने की दो स्थितियां बनती हैं, अर्थात र केवल दो स्थितियों में ही संधि कर सकता है। पहला की स्थिति क्या है कि र का विकार, पहली स्थिति क्या होती है कि र का विकार हो जाएगा, और दूसरी स्थिति क्या होती है कि र का लोप हो जाएगा। पहली स्थिति क्या होती है कि र का विकार हो जाएगा, और दूसरी स्थिति क्या होती है, र का विकार कह लीजिए, या र का विकार, या इसको लिख सकते हैं र का आदेश। विकार किस रूप में होगा, तो विकार आदेश के रूप में होगा। तो पहली स्थिति क्या बनती है कि र का विकार या र का आदेश, और दूसरा क्या होता है कि र का लोप। तो आइए हम लोग सबसे पहले र का विकार या र का आदेश देख लेते हैं। इसको हम यहां लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं र का लोप। यानी र की संधि करने की दो स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति क्या बनती है कि र का विकार हो जाएगा, या र में विकार हो जाएगा, या क्या होगा, र का आदेश हो जाएगा। दूसरी स्थिति होती है र का लोप। तो हम लोग पहले सबसे पहले देख लेते हैं, पहली स्थिति क्या देख लेते हैं कि र में विकार, यहां में ही लिख लीजिए, र में विकार, र में विकार होगा। तो र में यह विकार किस रूप में होगा, तो र में यह विकार आदेश के रूप में होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि र में विकार, र में विकार तभी संभव है, र में विकार तभी संभव है जब संधि की क्रिया में, र में विकार तभी संभव है जब संधि की क्रिया में प्रथम पद के, जब संधि की क्रिया में प्रथम पद के रूप में अंतर अथवा पुनर्अवयव आते हों। र में विकार तभी संभव है जब संधि की क्रिया में प्रथम पद के रूप में अंतर अथवा पुनर्अवयव आते हों, तथा द्वितीय पद का, तथा क्या हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण एक अघोष व्यंजन हो, अघोष व्यंजन हो या अघोष वर्ण हो। र में विकार किस स्थिति में हो सकता है, तो र में विकार तभी संभव है जब संधि की क्रिया में प्रथम पद के रूप में अंतर अथवा पुनर्अवयव आते हो, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, एक अघोष व्यंजन हो। अघोष व्यंजन का मतलब हो या तो वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण हो, अथवा तीनों स में से कोई एक स हो। र में विकार होने की, र में विकार होने की तीन स्थितियां बनती हैं। यानी र में विकार होगा, उसके लिए
तीन स्थिति बन सकती है। पहली स्थिति क्या है? पहला है र का विसर्ग में आदेश, यानी र किस में बदल जाता हो? विसर्ग में। र में विकार होने की तीन स्थितियां बनती हैं। पहला क्या है कि र का विसर्ग में आदेश। दूसरा क्या है? र का तालव्य स में आदेश। र का तालव्य स में आदेश हो जाता है। और तीसरी स्थिति क्या आती है कि र का किसमें हो? दंत स में आदेश। र का क्या बन सकता है? र का बन सकता है दंत स में आदेश। तो संधि होने की दशा में र में विकार होने की तीन स्थिति बनेगी, यानी यदि र का संधि होगा तो तीन स्थिति बनेगी। यह हम कब कह रहे हैं कि जब र में विकार होगा। लोभ की बात हम यहां नहीं कर रहे हैं कि जब र में विकार होगा, यानी र में विकार कब होगा? तो र में विकार तभी संभव है जब संधि की क्रिया में प्रथम पद के रूप में अंतर अथवा पुनर्अवयव आते हों, या अवयव का प्रयोग चूंकि उपसर्ग के तरह हो रहा है तो अंतर अथवा पुनर्उपसर्ग आते हों, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो? एक अघोष व्यंजन हो। तो हम लोग जानते हैं कि अघोष व्यंजन कौन कौन से हैं। तो अघोष व्यंजन है वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण, वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण और तीनों से। अब र में विकार किस प्रकार से हो सकता है? तो र में विकार होने की तीन स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति क्या होती है कि र का विसर्ग में आदेश हो जाता है, यानी र किस में बदल जाता है? विसर्ग में बदल जाता है। दूसरी स्थिति क्या होती है कि र का तालव्य स में आदेश हो जाता है, यानी क्या किस में हो जाता है? र तालव्य स में बदल जाता है। और तीसरी स्थिति क्या बनती है कि र का दंत स में आदेश हो जाता है। आइए हम लोग सबसे पहले र का विसर्ग में आदेश होना देख लेते हैं। तो इसको हम हटा देते हैं। र की संधि में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि र का विसर्ग में आदेश किस प्रकार से होता है। पहला हम स्थिति हम दो लोग देख लेते हैं। र का विसर्ग में आदेश या र का विसर्गीकरण। र का विसर्ग में आदेश। पहली स्थिति हम लोग क्या देख लेते हैं कि र का विसर्ग में आदेश। तो हम लोग नियम को लिख लेते हैं कि यदि प्रथम पद के रूप में यदि प्रथम पद के रूप में अंतर अथवा पुनर्अवयव यदि प्रथम पद के रूप में अंतर अथवा पुनर्अवयव आते हों तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यदि प्रथम पद के रूप में अंतर अथवा पुनर्अवयव आते हों तथा द्वितीय पद के रूप में
तथा द्वितीय पद के रूप में अघोष वर्ण कौन, यहाँ इसको लिखने का अघोष वर्ण लिखने की जरूरत है। तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क हो, प हो, फ हो तथा द्वितीय फ की कोई उदाहरण है, क हो, फ हो, दंत स हो अथवा तालव्य स हो। यदि प्रथम पद के रूप में अंतर अथवा पुनर्अवयव हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क, प, स हो तो संधि होने की दशा में अव्यय है। यदि प्रथम पद के रूप में अंतर अथवा पुनर्अव्यय हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क, प, स या श हो तो संधि होने की दशा में अव्यय का र विसर्ग में आदेश हो जाता है। विसर्ग में क्या हो जाता है? आदेश हो जाता है। नियम क्या कह रहा है कि यदि प्रथम पद के रूप में अंतर अथवा पुनर्उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क हो, प हो, श हो या स हो तो संधि होने की दशा में अव्यय के र का विसर्ग में आदेश हो जाता है। उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण है, पहला उदाहरण है तो पहला उदाहरण हम लोग अंतर को लेकर के लिख देंगे। अंतर्धन कथा। पहला उदाहरण क्या है? अंतर्धन कथा। तो हम इसमें देख रहे हैं कि प्रथम पद के रूप में अंतर अथवा पुनर्अव्यय हो तो पहले क्या है? अंतर अव्यय है। उसके बाद है द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो? क हो तो यहाँ पर क है तो विसर्ग तो र का किसमें आदेश हो जाता है? तो र का आदेश हो जाता है विसर्ग में। शब्द क्या बन जाता है? अंतः कथा। अंतः कथा। अंतर धन कथा का जब मेल होता है तो शब्द क्या बन जाता है? अंतः कथा। उसी प्रकार से एक उदाहरण और देख लेते हैं। अंतर्धन करण। अंतर्धन करण तो प्रथम पद क्या है? अंतर है। प्रथम पद क्या है? अंतर है। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? तो संधि होने की दशा में र किस में बदल जाएगा? विसर्ग में बदल जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा? अंतःकरण। अंतर्धन करण बराबर शब्द क्या बन जाएगा? अंतःकरण। उसी प्रकार से अंतर्धन क्रिया तो प्रथम पद कौन सा है? अंतर है। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कौन है? क है। तो संधि होने की दशा में यह क्या हो जाएगा? अंतः क्रिया। तो संधि होने की दशा में क्या हो जाएगा? अंतः क्रिया हो जाएगा। उसी प्रकार से अंतर धन कालीन शब्द क्या बन जाएगा? अंतः कालीन। नियम क्या कर रहा है कि यदि प्रथम पद के रूप में अंतर अव्यय हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क हो तो क्या हो जाएगा? र किसमें आदेशित हो जाता है या बदल जाता है? तो र विसर्ग में बदल जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
संधि करना और संधि विच्छेद करना। हालांकि परीक्षा में यदि हम अंतः कथा देखें तो यदि हम इस नियमों को नहीं पढ़े रहेंगे तो हमारा यह प्रश्न तत्काल ही गलत हो जाएगा। आइए अब हम लोग और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। एक शब्द है अंतर्धनपुर। अंतर्धनपुर, तो यहाँ प्रथम पद के रूप में अंतर है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, प है, तो र का आदेश किस में हो जाएगा, विसर्ग में। शब्द क्या बन जाएगा, अंतःपुर। शब्द क्या बन जाएगा, अंतःपुर। उम्मीद है यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। और उदाहरण देख लेते हैं। अंतर्धन स्राव। अंतर्धन स्राव, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि प्रथम पद के रूप में अंतर है और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है वह क्या है, दंत स है। तो संधि होने की दशा में अंतर का र क्या हो जाता है, विसर्ग में बदल जाता है। तो शब्द क्या बन जाता है, अंतः स्राव। यदि हम लोग इस नियम को ध्यान में नहीं रखेंगे तो यदि संधि युक्त शब्द रहेगा तो हम उसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो वह हमसे क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से और शब्द देख लेते हैं। अंतर्धनस्थ। शब्द क्या बन जाएगा, चूंकि प्रथम पद अंतर है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, दंत स है। तो संधि होने की दशा में अंतर का र विसर्ग में हो जाएगा और शब्द बन जाएगा अंतःस्थ। उसी प्रकार से और हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। यह उदाहरण नंबर 1 हो गया, यह 2, यह 3, 4, 5, 6, 7। 8वां उदाहरण देख लेते हैं। एक शब्द है अंतर्धन सलिला। अंतर्धन सलिला, तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रथम पद के रूप में अंतर है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, वह दंत स है। तो संधि होने की दशा में दंत स किस में बदल जाता, र किस में बदल जाता है, विसर्ग में। तो शब्द क्या बन जाएगा, अंतः सलिला। अंतः सलिला। हालांकि इसमें भी कुछ नियम लगेंगे जिसकी चर्चा मैं भी आगे करता हूं। उसी प्रकार से एक उदाहरण है अंतर्धन शुद्धि। अंतर्धन शुद्धि, तो नियम क्या कर रहा है कि यदि प्रथम पद के रूप में अंतर हो अथवा पुनर् हो तो अभी हम लोग अंतर के विषय में उदाहरण दे रहे हैं, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, कै हो। तो हमने कै के कुछ उदाहरण देखे। पै हो, पै का उदाहरण देख लिया। दंत स हो, दंत स का उदाहरण देख लिया। अब हम लोग तालव्य स का उदाहरण देख रहे हैं कि तालव्य स आते हो तो संधि होने की दशा में अंतर का जो र होता है वह विसर्ग में बदल जाता है। तो शब्द क्या बनेगा, अंतः शुद्धि। अंतः शुद्धि। एक उदाहरण और देख लेते हैं। अंतर का मेल। अंतर का मेल जब श्वसन से हो। तो हम लोग देख ले रहे हैं कि प्रथम पद के रूप में अंतर है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, तालव्य स है। तो संधि होने की दशा में अंतर का जो र है वह विसर्ग में हो जाएगा। तो शब्द क्या बना, अंतः श्वसन। अंतः श्वसन। उम्मीद है कि इस प्रथम नियम को आप लोग समझ पा रहे होंगे। हालांकि जब स का मेल होता है तो उसमें एक और विशेष स्थिति बनती है। यहां तक आप देखिए, आगे इसकी हम लोग चर्चा कर लेंगे। यह क्या हो गया, यह अंतर को लेकर के चर्चा उदाहरण हो गए और अंतर को लेकर के चर्चा हो गई। आइए अब हम लोग पुनर् के रूप में कुछ शब्दों का उदाहरण देख लेते हैं। तो हम इसको हटा देते हैं। हम लोगों ने जब प्रथम पद का
प्रथम पद अंतर रहे तो हम लोगों ने संधि की स्थिति देख ली। अब जब प्रथम पद के रूप में पुनर आता हो तो हम लोग उसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? पहला उदाहरण है कि जब प्रथम पद के रूप में पुनर हो और उसके बाद क्या शब्द बनता हो? करण हो। नियम क्या कह रहा है कि जब यदि प्रथम पद के रूप में अंतर अथवा पुनर हो तो अंतर का उदाहरण हमने देख लिया। अब पुनर का हम लोग उदाहरण देखेंगे। पुनर अव्यय हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो तो संधि होने की दशा में अव्यय कार्य है विसर्ग में बदल जाएगा। तो यह शब्द क्या बन जाएगा? पुनः करण। पुनर्धन करण बराबर क्या हो जाएगा? पुनः करण। पुनर्धन करण बराबर क्या हो जाएगा? पुनः करण। उसी प्रकार से एक शब्द है पुनर्धन प्रेषण। पुनर्धन प्रेषण। तो प्रथम पद के रूप में पुनर है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? प है। तो संधि होने की दशा में पुनर्कर है विसर्ग में बन जाएगा। शब्द क्या बनेगा? पुनः प्रेषण। शब्द क्या बनेगा? पुनः प्रेषण। उसी प्रकार से एक शब्द और देख लेते हैं। पुनर्धन प्रसारण। पुनर्धन प्रसारण। तो हम लोग देख रहे हैं प्रथम पद के रूप में पुनर है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण प है तो संधि होने की दशा में पुनर्कर है विसर्ग में आ जाता है। शब्द क्या बन जाता है? पुनः प्रसारण। शब्द क्या बन जाता है? पुनः प्रसारण। उसी प्रकार से एक उदाहरण और हम लोग देख लेते हैं। पुनर्धन प्राप्ति। पुनर्धन प्राप्ति। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रथम पद के रूप में पुनर है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण प है। इसमें क्या बन जाएगा? र का विसर्ग बन जाएगा। शब्द क्या बनेगा? पुनः प्राप्ति। पुनः प्राप्ति। उम्मीद है इसका पुनर का स के साथ कोई भी शब्द प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ पर प्रथम नियम समाप्त हो गई। यानी र विसर्ग में कब आदेशित होता है? तो यदि प्रथम पद के रूप में अंतर अथवा पुनरअव्यय हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क हो, प हो, दंत स हो या तालव्य स हो तो संधि होने की दशा में अव्यय का र विसर्ग में आदेश हो जाता है। यानी र किस में आदेशित हो जाता है? विसर्ग में आदेशित हो जाता है। इसीलिए जब हम लोग इन शब्दों का संधि विच्छेद करेंगे तो इनको व्यंजन संधि के रूप में न करके हम लोग क्या करेंगे? व्यंजन संधि के रूप में ही करेंगे। विसर्ग संधि यहाँ पर विसर्ग दे करके विसर्ग संधि के रूप में नहीं करेंगे, क्योंकि जो मूल उपसर्ग होता है वह मूल अवयव या मूल उपसर्ग जो होता है वह अंतर और पुनर होता है। जैसे शब्द क्या है? देखिए शब्द है अंतर्मन। शब्द क्या है? अंतर्मन। तो इसका संयोग इस तरह से होता है अंतर धन मन। उसी प्रकार से शब्द है अंतर्यामी। यहां संधि की क्रिया नहीं है बल्कि क्या है? संयोग की क्रिया है। अंतर धनयामी। क्यों? क्योंकि मैं भी घोष वर्ण है, यह भी घोष वर्ण है। तो हमने भी बताया कि जब र प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में होता है तो घोष वर्ण आने पर संधि नहीं होता है बल्कि क्या होता है? संयोग होता है। उसी प्रकार से जैसे है पुनर्गमन। पुनर्गमन तो यहां भी संयोग है। क्या क्या है? पुनर्धन गमन। क्योंकि ग क्या है? ग एक घोष वर्ण है। उसी प्रकार से है पुनर्जीवित। तो यह शब्द क्या बनेगा? पुनर्धन जीवित। तो यहाँ पुनर्जीवित में संधि नहीं है बल्कि क्या है? संयोग है। उम्मीद है कि पहला नियम आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग आगे के नियमों की
चर्चा कर लेते हैं। तो पहला हम लोगों ने देख लिया कि रे का विसर्ग में आदेश। अब आइए दूसरे नियम को देख लेते हैं। पहला था कि रे का विसर्ग में आदेश। अब हम लोग दूसरे नियम को देख लेते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम क्या कहता है? तो हम लोग दूसरा नियम क्या देख लेते हैं। दूसरा नियम क्या आता है? रे का तालव्य से बनना या तालव्य से में आदेश। रे का तालव्य से में आदेश। रे का क्या है? तालव्य से में आदेश। नियम क्या कहता है कि यदि प्रथम पद के रूप में यदि प्रथम पद के रूप में अंतर अथवा पुनर्अव्यय लिख लीजिए या उपसर्ग हो, क्योंकि इस अव्यय का प्रयोग उपसर्ग की तरह होता है। यदि प्रथम पद के रूप में अंतर अथवा पुनर् उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण च हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण च हो तो संधि होने की दशा में उपसर्ग कार्य तालव्य से में आदेश हो जाता है। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि यदि प्रथम पद के रूप में अंतर अथवा उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण च हो तो संधि होने की दशा में उपसर्ग कार्य तालव्य से में आदेशित हो जाता है। तालव्य से में क्या हो जाता है? आदेशित हो जाता है। अथवा विकल्प से विसर्ग भी नहीं रहने दीजिए हो जाता है। इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि यदि प्रथम पद के रूप में अंतर अथवा पुनरुपसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण च व्यंजन हो तो संधि होने की दशा में रे का आदेश तालव्य से में हो जाता है। हाँ कि कहीं कहीं पर विकल्प से लिख ले। अच्छा, अथवा कहीं कहीं विकल्प से
अथवा कहीं कहीं विकल्प से विसर्ग भी हो जाता है। नियम क्या कह रहा है कि यदि प्रथम पद के रूप में अंतर अथवा पुनर्उपसर्ग हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, च हो। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, पहले हम लोग अंतर को देख के लिख लेते हैं। उदाहरण है अंतर्धन चेतना। अंतर्धन चेतना। नियम क्या करा कि यदि प्रथम पद के रूप में अंतर अथवा पुनर्अव्यय हो, उपसर्ग हो, तो प्रथम पद क्या है, अंतर है, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, च व्यंजन वर्ण है, तो संधि होने की दशा में उपसर्ग का है तालव्य विषय में बदल जाता है। यानी शब्द क्या बन जाएगा, अंतस चेतना। अंतस चेतना में बदल जाएगा। यानी कहीं कहीं पर है विसर्ग विकल्प के रूप में अंतः चेतना भी लिखा हुआ पाया जा सकता है। यह दोनों वर्तनी क्या है, यह दोनों वर्तनी सही हैं। दूसरा उदाहरण क्या है, इसमें बहुत कम उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है पुनर्धन च। पुनर्धन च। नियम क्या करा कि यदि प्रथम पद के रूप में पुनर्उपसर्ग हो तो पुनर्उपसर्ग है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, च हो, तो च है, तो क्या होगा, संधि होने की दशा में र का क्या हो जाएगा, तालव्य स हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, पुनश्च बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, पुनश्च बन जाएगा। उसी प्रकार से इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं। पुनर्धन चर्या। पुनर्धन चर्या, संधि होने की दशा में क्या बन जाएगा, पुनश्चर्या। पुनश्चर्या। एक उदाहरण और देख लेते हैं। पुनर्धन पुनर्धन चरण। पुनर्धन चरण, संधि होने की दशा में बन जाएगा पुनश्चरण। इसको कहीं कहीं पर पुनः चरण के रूप में भी लिखा पाया जा सकता है। एक उदाहरण और देख लेते हैं कि प्रथम पद के रूप में पुनर् हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, च हो, चरवण है, शब्द क्या बन जाएगा, पुनश्चरवण। शब्द क्या बन जाएगा, पुनश्चरवण। यानी यदि प्रथम पद के रूप में अंतर अथवा पुनर्उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण च व्यंजन हो तो संधि होने की दशा में र का आदेश तालव्य स में अथवा विकल्प से विसर्ग भी हो जाता है। और हमने इस कुछ उदाहरणों को देख लिया है। आइए अब हम लोग तीसरी स्थिति जो है उसको देख लेते हैं कि र का दंत स में परिवर्तन कब होता है। तो आइए हम लोग इस नियम का जो तीसरा भाग है, तीसरा नियम है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तीसरा नियम देख लेते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है र का दंत स बनना। र का दंत स बनना। नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि यदि प्रथम पद के रूप में, यदि प्रथम पद के रूप में अंतर, यदि प्रथम पद के रूप में अंतर अथवा पुनर्उपसर्ग हो, अव्यय नहीं सीधे उपसर्ग लिख रहे हैं, अव्यय न लिख करके,
यदि प्रथम पद के रूप में अंतर अथवा पुनर्उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद का, यदि प्रथम पद के रूप में अंतर अथवा पुनर्उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण तय हो, इस बार यहां पर दो स्थिति बनती है, अथवा तय अथवा दंत स हो तो संधि होने की दशा में उपसर्ग कार्य दंत स में आदेश हो जाता है। नियम क्या करा कि यदि प्रथम पद के रूप में अंतर अथवा पुनर्उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण तय अथवा दंत स हो तो संधि होने की दशा में र का आदेश दंत स में होता है। और लिख लें, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दंत से रहने पर विकल्प से विसर्ग भी हो सकता है। नियम क्या कह रहा है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि प्रथम पद के रूप में अंतर अथवा पुनर्उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण तय अथवा दंत स हो तो संधि होने की दशा में उपसर्ग कार्य दंत स में आदेश हो जाता है। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स रहने पर विकल्प से विसर्ग भी हो सकता है। यानी यदि द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दंत स रहेगा तो क्या होगा कि विसर्ग विकल्प के साथ क्या हो सकता है, विसर्ग भी हो सकता है। उदाहरण देख लें, उदाहरण पहला है अंतर धन तल। यह क्या हो गया, र के स्थान पर क्या आ जाएगा, दंत सैग अंतस्तल। अंतर धनतल बराबर क्या होगा, अंतस्तल। अंतर धनतल बराबर क्या हो जाएगा, अंतस्तल। दूसरा है अंतर्धन ताप। अंतर्धन ताप बराबर क्या होगा, अंतस्ताप। अंतर्धन ताप बराबर क्या हो जाएगा, अंतस्ताप। तीसरा उदाहरण क्या हो सकता है, तीसरा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। अंतर्धन सलिला। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि प्रथम नियम में भी अंतर्धन सलिला आता है। शब्द क्या बनता है, यह बनता है अंतस सलिला। और पहले नियम में हम लोगों ने देखा था कि र क्या होगा, विसर्ग के रूप में भी आ जाएगा। तो इस शब्द को, यह शब्द दो तरीके से लिखा जा सकता है। यह हो गया अंतः सलिला।
अंतर्धन सलिला बराबर क्या हो गया, अंतः सलिला। उसी प्रकार से एक उदाहरण और देख लेते हैं। अंतर धन सार शब्द क्या बनेगा, अंतःसार, विकल्प से यह बन जाएगा अंतः सार। विकल्प से क्या बन जाएगा ये अंतः सार। यह क्या हो गया, यह हो गया यह हो गया अंतर को लेकर के उदाहरण। आइए हम लोग कुछ उदाहरण पुनर् को लेकर के यहाँ नीचे लिख देते हैं, पुनर् को लेकर के देख लेते हैं। पुनर्धन, 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 पुनर्धन संधान, पुनर्धन संधान शब्द क्या बन जाएगा, पुनस् संधान, पुनस् संधान, या विकल्प से बन जाएगा पुनः संधान। पुनर्धन, पुनर्धन संधान बराबर क्या होगा, पुनः धन संधान। उसी प्रकार से पुनर्धन संस्कार शब्द क्या बन जाएगा, पुनस्, पुनस् संस्कार, या बन जाएगा पुनः संस्कार, पुनः संस्कार, पुनः संस्कार बन जाएगा। उसी प्रकार से एक उदाहरण और है, पुनर्धन सर्जन, पुनर्धन सर्जन बराबर क्या हो जाएगा, पुनस् सर्जन। विकल्प से इसको हम लोग लिख सकते हैं पुनःसर्जन। तो यह हो गया तीसरा नियम कि जब र क्या करता हो, र किसी अन्य वर्ण में आदेशित हो जाता है, अर्थात जब र में विकार होता है। आइए हम लोग दूसरी स्थिति देख लेते हैं कि जब र क्या करता है कि संधि की क्रिया में र का लोप हो जाता है। तो उम्मीद है कि यह तीनों नियम आप लोग समझ पा रहे होंगे। पहला था कि र का विसर्ग में बनना, अर्थात यदि प्रथम पद के रूप में अंतर अथवा पुनर्उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण हो कै हो, पै हो, दंत स हो अथवा तालव्य स हो, तो अंतर और पुनर्कर किसमें आदेशित हो जाता है, विसर्ग के रूप में। दूसरा नियम क्या कहता है कि र का तालव्य स में आदेश, यानी जब प्रथम पद के रूप में अंतर अथवा पुनर्उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण च व्यंजन वर्ण हो, तो संधि होने की दशा में अंतर अथवा पुनर का जो र है वह किसमें, तालव्य स में आदेशित हो जाता है, अथवा स रहने पर वह विकल्प से क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। तीसरा है कि र का दंत स में बनना, तो यदि प्रथम पद के रूप में अंतर अथवा पुनर्उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण तय हो अथवा दंत स हो, तो संधि होने की दशा में अंतर और पुनर का जो र है वह दंत स में आदेशित हो जाता है, अथवा विकल्प रूप में वह स रहने पर किसमें आदेशित हो जाता है, विसर्ग में। अब हम लोग दूसरी स्थिति देख लेते हैं। यह क्या तीनों स्थितियां, तीनों नियम किस पे हो गए कि जब र में विकार आता है। अब हम दूसरी स्थिति क्या देख लेते हैं कि जब र का लोप हो जाता है। हालांकि इस नियम को हम लोग इससे पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको यहाँ दोहरा लेना इस मायने में उचित है ताकि र से संबंधित सभी नियम क्या हो कि एक ही वीडियो में आ जाएं, हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता न पड़े। तो आइए हम लोग दूसरी स्थिति देख लेते हैं
दूसरी स्थिति क्या बनती है, ख बनता है र का लोप। दूसरी स्थिति क्या बनती है, र का लोप। अभी तक हम लोगों ने जब पुनर और अंतर के रूप में प्रथम पद रहा तो उसमें क्या होता है कि र में विकार आता है, लेकिन जब र का लोप तब होता है कि र का लोप संधि की क्रिया में तब होता है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, र हो, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी क्या हो, र हो। नियम लिख लेते हैं। नियम क्या कहता है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण र हो, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण र हो और जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण र हो और र के पूर्व क्या हो, ह्रस्व स्वर हो। जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण र हो, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण र हो और र के पूर्व ह्रस्व स्वर हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण र हो, तथा क्या हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी र हो। जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण र हो और र के पूर्व ह्रस्व स्वर हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण र हो तो संधि होने की दशा में प्रथम पद के र का लोप हो जाता है। तो संधि होने की दशा में प्रथम पद के र का लोप हो जाता है और र का पूर्ववर्ती ह्रस्व स्वर और र का पूर्ववर्ती ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में क्या करता है, बदल जाता है। नियम क्या करा कि यदि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण र हो और र के पूर्व ह्रस्व स्वर हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण र हो तो संधि होने की दशा में प्रथम पद के र का लोप हो जाता है और र का पूर्ववर्ती ह्रस्व स्वर किस में बदल जाता है, दीर्घ स्वर में बदल जाता है। यहां लिख लेते हैं, संधि में यह स्थिति प्रायः दूर निर अंतर आदि उपसर्गों के साथ
पाई जाती है। इसके बहुत अधिक उदाहरण नहीं है, बहुत ही कम उदाहरण है, बहुत ही कम स्थिति में ऐसी संधि होती है। नियम क्या करा कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण र हो और र के पूर्व ह्रस्व स्वर हो, यानी प्रथम पद क्या हो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, र हो और र से पूर्व ह्रस्व स्वर हो, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, र हो, तो संधि होने की दशा में प्रथम पद का अंतिम वर्ण र लोप हो जाता है और र का पूर्ववर्ती स्वर जो ह्रस्व स्वर आता है वह दीर्घ हो जाता है। उदाहरण देख लेते हैं, इसके बहुत ही कम उदाहरण हैं। पहला है उदाहरण है दुर्धन राज, अर्थात वह राज वह शासनकाल जो बुरा हो। तो यहां देख लेते हैं कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण र है और र के पूर्व ह्रस्व स्वर है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, र है। तो संधि होने की दशा में र का क्या होता है, लोप हो, इस र का लोप हो जाता है और यह ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है और यह संधि इस प्रकार से होती है, दुराज। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, यहां हम लोग देख लेते हैं। दुर्धन रम्य, यहां प्रथम पद का अंतिम वर्ण र है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, र है। तो संधि होने की दशा में र का लोप हो जाता है और यह ह्रस्व स्वर किसमें बदल जाता है, दीर्घ स्वर में। तो शब्द क्या बन जाता है, दुरम्य। तीसरा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। तो तीसरा उदाहरण है निर्धन रस। निर्धन रस, प्रथम पद का अंतिम वर्ण र है और र के पूर्व ह्रस्व स्वर है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, र है। तो संधि होने की दशा में यह र गायब हो जाता है और यह ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है। शब्द क्या बन जाता है, नीरस। उसी प्रकार से चौथा उदाहरण है निर्धन रज, जो रज से वंचित हो गया हो, यानी शब्द क्या बन जाता है, नीरज। उसी प्रकार से और उदाहरण है निर्धन रव बराबर हो गया नीरव। निर्धन रोग बराबर क्या हो गया, निर्धन रोग बराबर क्या हो गया, निरोग। निर्धन रंध्र बराबर क्या हो गया, निरंध्र। निर्धन रुज बराबर क्या हो गया, नीरुज। एक शब्द और देख है, शब्द है अंतर्धन राष्ट्रीय। अंतर्धन राष्ट्रीय, तो इसमें देख रहे हैं प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, र है और द्वितीय प्रथम र के पूर्व क्या है, ह्रस्व स्वर है। तो शब्द क्या बनता है, अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय इस प्रकार से रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय बनता है। यह किस रूप में लिखा जाता है, तो संस्कृत के रूप में यह अंतर्राष्ट्रीय लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में इसको अंतरराष्ट्रीय इस रूप में लिखा जाता है। यह किस में लिखा जाता है, हिंदी में इसको अंतरराष्ट्रीय रूप में लिखा जाता है, जबकि संस्कृत में क्या है, यह अंतरराष्ट्रीय के रूप में है। तो उम्मीद है
कि रै की संधि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग देखते हैं कि रै जो होता है वह स्वतंत्र पद के रूप में नहीं पाया जाता है, बल्कि अंतर, पुनर जैसे अव्यय के साथ में पाया जाता है तथा दुर और निर जैसे उपसर्ग के रूप में पाया जाता है। तो जब प्रथम पद के रूप में अंतर अथवा पुनर अव्यय होते हैं तो रै का क्या होता है, रै में विकार होता है। और रै में विकार तीन रूप में हो सकता है। पहला होता है रै या तो विसर्ग में बदल जाता है, दूसरा होता है कि रै या तो ताला विषय में बदल जाता है, और तीसरी स्थिति क्या होती है कि रै या तो दंत स में बदल जाता है। दूसरी स्थिति क्या होती है कि जब प्रथम पद के रूप में दुर अथवा निर उपसर्ग में आते हैं और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या होता है, रै होता है, तो दुर और निर तथा अंतर भी है, उसका जो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण रै होता है उसका लोप हो जाता है, और उस अंतिम वर्ण के पूर्व जो ह्रस्व स्वर होता है वह दीर्घ स्वर में बदल जाता है। तो आज की कक्षा का यही सारांश रहा है। उम्मीद है कि आज की कक्षा आप लोगों के लिए बिल्कुल नई रही होगी और जानकारी से युक्त रही होगी। यदि आप लोग हमारे चैनल को वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।